सिंह साहब, कश्मीर में आपने कहा कि 30 साल पहले सोवियत रशा वहाँ से गया, 30 साल के बाद में आज अमेरिका वहाँ से गया, और उनके जाने के बाद वो जो जिहादी वहाँ की एक मुख्यमंत्री है, जिसके बाप ने हिंदू कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कराया, देश के गृह मंत्री रहते हुए 1989 में वो बना, 90 और 91 में ये सब हुआ। उसने पहले दिन ही ये कमेंट कर दिया था कि देखिए तालिबानों ने अमेरिका जैसी ताकत को भगा दिया है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत इसको ध्यान रखे। ये उसका मैसेज था। और उसके बाद ये फिर धीरे धीरे किलिंग बढ़ी, और एक बार, क्योंकि एक तो वहाँ है ही नहीं, बहुत कम रह गए कश्मीरी हिंदू पंडित, कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, तो सरकार ने जो भी कुछ पिछले दिनों किया है, एक तो उसको डैमेज करना है, दूसरा एक डायमेंशन और है साथ में कि भारत के जो दो बॉर्डर स्टेट हैं, ख़ासतौर से जहां पाकिस्तान से लगते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो, आपने देखा पंजाब के अंदर किस तरीके से कॉरिडोर के दरमियान एक क्रिकेट से एक कॉमेडियन बना, और कॉमेडियन बन के फिर वो पार्टी का उनका नेता बना, और वो पाकिस्तान गया, फिर वो बाजवा के गले लगा और वहाँ जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। वो तमाम सारी चीज़ें हुई, वापस आया। वो आदमी किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि वो आदमी जो इस पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ा कॉमेडियन था, उसको उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी के उस राज्य के अंदर ऐसा प्लांट किया कि वो मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गया। और जो नेशनलिस्ट आदमी था कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसको पंजाब की गद्दी छोड़नी पड़ी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दो स्टेट, दोनों में पाकिस्तान की आईएसआई सक्रिय है, और ये कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने भी कहा कि आईएसआई जो है बड़ी खुश होगी अगर इस तरीके के हालात हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने बोला, कांग्रेसियों को समझ में आया क्या कहते कि ये हट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर में इस्लाम परस्त ताकतें पहले से मौजूद हैं, सिस्टम में मौजूद हैं। यहां भी वही हो रहा है और पंजाब में भी हो रहा है। पंजाब में पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर दिया पाकिस्तान ने, बैठे बैठे एंटी इंडिया फोर्सेस को ताकत दी, और यहां पर सरकार की तमाम कोशिशों को वो डैमेज कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इससे निपटने के लिए हम ये टुकड़ों में जो हम कर रहे हैं, 2 को आगे बढ़ाया, 3 को पीछे कर दिया, फिर 2 में से उन्हीं 4 डकैतों में से न किसी को हम लेके आते हैं। क्या कश्मीर को परमानेंटली ये पॉलिटिशियंस के हाथ से निकाल करके जो आपने उसको एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया है, तो ये चुनाव की राजनीति में आप जाते क्यों हैं? इसको 10 साल तक ऐसे ही रखा जाए ताकि केंद्र सीधे तौर पे दखल कर सके, क्योंकि हमारे पैसे से ये पलते हैं, हमारे पैसे से बड़े होते हैं, और वहां एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन फोर्सेस को के खिलाफ काम करते हैं। इसका सोल्यूशन सरकार को अगर मैं कहूं कि आप 2-4 लाइन में कोई सोल्यूशन बता सकें, कोई रास्ता बता सकें, कोई सलाह दे सकें, वो क्या देंगे? क्योंकि सरकार को भी सारी चीजें पता है। तो तमाम सारी चीजें कहने के लिए होती हैं, सबका साथ, सबका विकास और कश्मीरियत और जमहूरियत, लेकिन ये कश्मीरियत जमहूरियत की सबसे ज्यादा कीमत हिंदू कश्मीरी पंडित और सिख दे रहे हैं। जी पुष्पेंद्र जी, आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर फेंसिंग है, बांग्लादेश के संदर्भ में भी हमारी बॉर्डर फेंसिंग है, ज़्यादातर बन चुका है, कुछ थोड़ा हिस्सा बाकी है। आखिर हम क्यों फेंसिंग बनाते हैं और ये मुल्क क्यों नहीं फेंसिंग बनाते? क्योंकि कभी इस बात पे हिंदुस्तानियों को गौर करना चाहिए। करोड़ों करोड़ों रुपया हमने खर्चा किया बॉर्डर फेंसिंग पे। मैं बॉर्डर फेंसिंग पे मैं वहाँ पे अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। वो भी दौर देखा जब बॉर्डर फेंसिंग नहीं था, तो पाकिस्तानी बड़े वो हर्ष के अंदाज में वो कहते थे कि तुम बनाओ। आखिर वो क्यों नहीं बॉर्डर फेंसिंग की उनको ज़रूरत महसूस हुई? इसका कारण क्या है कि उन्हें इस बात का इत्मीनान था कि वो हिंदुस्तान में
प्रॉक्सीज क्रिएट करते रहेंगे। वो उनकी क्षमता प्रॉक्सीज एजेंट्स बनाने में हमेशा कभी वो कम नहीं होगी, क्योंकि उनका जो मजहबी रिश्ता ऐसा है कि इस बात का उनको बिल्कुल भरोसा था, इसीलिए वो फेंसिंग पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आपकी ऐसी कोई क्षमता नहीं थी और आपके पास ये क्षमता नहीं है कि आप उस तरीके से मजहब के नाम पे कुछ इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार कर सकें। एक वो देश जो आप उसे दुश्मन कह लें या अंग्रेजी में इनिमिकल कह लें, जो भी है आप उसको कह लें, तो वो अपने क्षमता पर इतना भरोसा रखता है कि हम प्रॉक्सीज कश्मीर में भी हम कर सकते हैं, हम भारत की राजनीति में भी कर सकते हैं, हम पंजाब की राजनीति में कर सकते हैं। ये जितने इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिस तरह से वो बिक गया मोहिब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान का, यहां पर बहुत सारे लोग बिकने वाले हैं और बिके हुए दिखते हैं। मिसाल के तौर पे अभी तमाम आपने इंडिया टुडे का पूरा एक अभी जो लेटेस्ट संस्करण जो है एडिशन है, उसमें आपने देखा होगा कि एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है कि किस तरह से तालिबान के आने के बाद किस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग में एक उत्थान आया है। अब आप इसको किस तरह से जो मुंबई में हो रहा है उससे आप जोड़ के देखें, नहीं देखें, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि कौन है, किसका बेटा है, बाप को भी कभी बहुत चेक किया था एयरपोर्ट पे अमेरिका में, तो वहाँ वो भारतीय उसका वास्ता देने लगे। लेकिन मेरी अपनी जानकारी है कि उनको संदेह के नज़रिए से देखने के पीछे कुछ बहुत बड़े कारण थे, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। आज उसका बेटा पड़ा गया, तो ये तो एनसीबी की कार्रवाई होती रहती है। अभी वो गुजरात के पोर्ट पे हुआ है साहब, बहुत बड़ा सीजर हुआ है। वो कंटेनर, वो टैल्क पाउडर जिससे बनता है ना, उसके पत्थर आते हैं अफगानिस्तान से, उसमें वो हीरोइन का एक बहुत बड़ा हुआ है। हमारे सदर्न कोस्ट में अभी एक बहुत बड़ा वो सीजर हुआ है ड्रग्स का, उसके एक एक्टर का बेटा है। तो क्यों भाई, तो ये खान का बेटा है। आपको ये भी बात बता दूं, ये मैं बोलने पे मजबूर होता हूँ ये चीज़ें, कि ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है साहब, ये टाइटल जो है खान। डू यू नो दैट खान इज नॉट एन इस्लामिक टाइटल? या ये मंगोलियन से लिया गया है इन्होंने। तो मंगोलियन शायद ने, वो चंगेज खान ने शायद इतना मारा होगा कि उनको लगता होगा कि जो भी खान है वो बहुत मतलब बहादुर आदमी होता है, तो इन्होंने ये खान, ये दिस इज टिपिकल टू आवर सब कॉन्टिनेंट। तो जितने भी उल्टे सीधे लोग जितने कन्वर्ट किया ना इस्लाम में, वो सब खान बन गए। आप समझ रहे हैं? तो ये उर्दू की तरह ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है हमारे। करेक्ट। ठीक है, तो चलो उस खान के बेटे ने जो भी किया, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक मंत्री, उसको ऐसे लग रहा है जैसे नानी मर गई है उसकी, वो इस तरह से बचाव में आ रहा है। ये जो आपने ये बंद देखा लखीमपुर के उसमें, लखीमपुर फार्मर्स को लेके अभी महाराष्ट्र में, ये उनके फार्मर्स के लिए नहीं था साहब, ये एनसीबी के कार्रवाई पर एक ऑब्स्टेकल, मतलब बाधाएं प्रेशर करने के लिए ये किया गया था। तो आप समझ जाओ कि इन मंत्रियों को जो वो आया, इनके ताल्लुकात किससे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि किसके दाऊद इब्राहिम से लिंक है। दाऊद इब्राहिम का ड्रग वर्ल्ड से क्या उसका मतलब, वो उसके जो
ड्रग ट्रेड में उसका, उसके भाई का वो किंग पिन है, उसका भाई। और वो कौन? उससे ISI की है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं भाई। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से तो अभी पैसा नहीं आ रहा है ना, अब तो उनको ये लग रहा है कि ये लोन कैसे दे चाइनीज को। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये ड्रग वर्ल्ड से लिंक्ड है, ये बहुत बड़ी माफिया है ये। और जिस तरह से अफगानिस्तान में इन्होंने अपने लोगों को स्थापित कर दिया है, महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने स्थापित कर दिया है। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। और अब इनकी कवायद है कि वैसे ही किसी तरीके से पंजाब में भी इनको स्थापित कर दिया जाए। तो एक बात आपको याद होगा कि ये जो आपका केजरीवाल है, अब केजरीवाल ने, आपको मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में क्या बोला था, किस तरह से पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों पे उठा लिया था। आपको याद होगा इसने बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में क्या बोला था, वो सब टाइमिंग देखिए इसका। और बाद में आप देखेंगे कि ये हमेशा बॉर्डर स्टेट्स कैप्चर करना चाहता है, कि बॉर्डर स्टेट्स में हम आ जाए तो हम कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं पाकिस्तान का जो ISI की जो डिज़ाइंस है वहाँ पे। क्योंकि आप देखते होंगे कि JNK का जो आर्क जो है, जो प्रॉक्सी वॉर का आर्क जो है पाकिस्तान से, वो बढ़ता गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे वो आर्क, ये जो आपका नेशनल हाईवे 1 अल्फा है, कितने अटैक्स हुए वहाँ पे, आपको मालूम है। वो पठानकोट एयरबेस पे कैसे ये हमला हुआ, ठीक है। IB के पास में किस तरह से टनल्स बनाए गए, वो जो SP जो था वो कैसे पकड़ा गया उसमें ड्रग्स में, ठीक है, जिसको अमरिंदर सिंह ने वो किया, उसको डिसमिस कर दिया सर्विस से। तो ये सारा चीज उसी के तहत था। अब क्या है ये स्क्रिप्ट क्या है कि ये सिद्धू जिसके बारे में आपने कहा, बड़ा इमरान खान का बहुत बड़ा ये क्या बोले, मित्री नहीं, मतलब वो तो ऐसे देखता है जैसे कोई ये अल्लाह मियाँ है, इस तरह से बातें करता है वो। तो ये आदमी कैसे बाजवा से गले मिला, का ये बाजवा के कहाँ से दोस्ती हुई थी इसकी, बाजवा इसका कुछ लगता है, कहाँ मिला, कहाँ दोस्ती हुई, क्रिकेट फील्ड में दोस्ती हुई, जब ये खेलता था बाजवा तो कर्नल ब्रिगेडियर होगा, ये ऐसे झपियाँ मार रहा था। तो ये गेम समझो, ये पूरा मैंने कहा ना, जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने अपने लोग बिठा दिए हैं, उसी तरह से पंजाब में बिठाना चाहते हैं। मेरा अपना विश्लेषण है कि इसको जो असली सरदार जो है, सरदार का जो भी मतलब वो सरदार नहीं, उसका फीमेल वर्जन जो है, या असली पोप जो है, पोप का क्या होगा हिंदी, चलिए पोपिन बोल देते हैं पोपिन बोल देते हैं, ठीक है। उसने ये तय कर लिया कि कांग्रेस को खत्म कर देना है, सारे नेशनलिस्ट फोर्सेस को खत्म कर देना है। तो इसने एक कॉप्टिक क्रिश्चियन, सूडो क्रिश्चियन को गद्दी पे बैठा दिया। सिद्धू के द्वारा उसने अमरिंदर सिंह को हटा दिया। सिद्धू ये संभवतः वो बाद में आम आदमी पार्टी के टिकट पे वो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होगा। इसको हम ये कह सकते हैं, ये मैडम का स्क्रिप्ट है कि मैडम ने केजरीवाल को दिल्ली में बैठाया और सिद्धू को पंजाब में बैठा रही हैं। ये आप पार्टी के जो नए नए नमूने निकल के आ रहे हैं, ये उस मैडम के प्रति लॉयल हैं, और मैडम का कांग्रेस और आम पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना एक नया माफिया तैयार कर रही है। बिल्कुल सर, वो यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसलिए जब राजनीति सुरक्षा पर असर डालने लगे ना, तब तो मेरा कर्तव्य होता है उस पर बोलना।
तो ये स्क्रिप्ट है, ये पूरा स्क्रिप्ट है। और आप देख रहे होंगे कि ड्रोन के जो एक्टिविटीज़ हैं बढ़ गए। अमरिंदर सिंह के बारे में इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ, और पहली बार आपसे इस बारे में बात नहीं हो रही कि वो एक देशभक्त आदमी है। उस पे तो कोई डाउट नहीं है, जबकि वो पार्टी में हम लोग तो, आप तो बहुत बोलते रहे, उनकी किताब जो उन्होंने लिखी थी, जबरदस्त किताब लिखी थी। और ये देश खालिस्तान के खिलाफ है। इवन ये जो कॉरिडोर बना फिरोजपुर वाला, उस पे उनका जो बयान है वो कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग है। तो ये है। अब बात आती है कि ये लखीमपुर के, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, ठीक है साहब, सुनो, ये कुछ वहाँ पे हुआ। अगर आप 1000 गाड़ी लेके पाकिस्तान का मुख्यमंत्री, जो कि जिसकी खुद गद्दी जो है वो हिल रही है, ठीक है, वो आदमी कहता है 1000 गाड़ी लेके मैं लखीमपुर जाऊंगा। एक क्षतिग्रस्त, माओवाद से क्षतिग्रस्त छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर वहां जाता है। तो माओवाद देखा आपने, खालिस्तान देखा आपने। वही माओवाद जैसे कांग्रेस का एक अध्यक्ष ये कहता था कि ये फ्रीडम फाइटर है। और अभी क्या हो गया है साहब कि इन गंदे तत्वों जिनका मैंने नाम लिया, क्या कहूँ इनको, ये जो हमारे 5 जवान मारे गए, वो जो गोलगप्पा बेचने वाला या हमारे स्कूल टीचर, वहाँ आपकी गाड़ी नहीं जाती है क्या? नहीं सर, वहाँ चुनाव नहीं है। वो आपकी गाड़ी जाएगी ही नहीं, वहाँ जाएगी नहीं, वोट बैंक नहीं है ना वो गाड़ी नहीं है, क्योंकि आप तो उनके साथ मिले हुए हो अंदर। और दूसरी बात कि मैंने एक और देखा ये कि ये जितने गंदे काम आजकल हो रहे हैं ना, देखो, राष्ट्रीय झंडे का भी इस्तेमाल में का कोई मर्यादा होता है, कोई मर्यादा होता है। आजकल ये जितने ये ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं, वो कितनी मात्रा में हैं, आप देखोगे कि वो किस तरह से, किस अंदाज में, उनके लफ्ज़ों पे केवल न जाओ, उनके लहज़ों पे भी जाओ, वो किस तरह से झंडे का इस्तेमाल करते हैं। शाहीन बाग में अब ये देखो ना, लखीमपुर पे वो खालिस्तान का टी शर्ट पहना हुआ है, एक हाथ में लाल झंडा, दूसरे को पीट पीट के मार रहा है। और ये क्या है साहब? ये अगर मेरे से पूछो कि ये जो भी ये घटना घटी है, उसमें मुख्य बात क्या है कि ये कंटेस्ट 2 लोगों के बीच में था। जो लोग कहते थे कि ये सड़क का इस्तेमाल करना हमारा राइट है, ठीक है, और वो लोग जो कह रहे थे कि सड़क पे बैठना हमारा राइट है। ये कंटेस्ट यही नहीं रुकेगा, ये कंटेस्ट हिंदुस्तान में चलता रहेगा कि क्या सड़क को इस्तेमाल करना हमारा हक है, सड़क को रोकना आपका हक है, रेलवे से जाना हमारा हक है, इसको रोकना हमारा ये है। और आने वाले दिनों में मैं और एक बात कह रहा हूँ कि कल को कोई कहेगा कि हवाई सेवाएं भी रोकना हमारा, हवा में भी ब्लॉकेड करना हमारा हक है, हम तो ड्रोन उठाएंगे जी भी, ये भी प्रोटेस्ट का तरीका है। तो ये स्टेट को डिसाइड करना पड़ेगा, जुडिशरी को डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे जो हुक्मरान है कि किसका हक है, हमारा हक सड़क इस्तेमाल करने का ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सड़क रोकने वाले का? हम तो सड़क पे चलने का टैक्स देते हैं ना सर, बैठने वाले टैक्स देते हैं क्या? ये है, ये आपको इस्तेमाल, ये इसका जवाब मुझे अपने सरकार से चाहिए और अपने न्यायपालिका से चाहिए कि किसका हक है। और जब हक ये तय हो जाता है तो फिर मेरी नजर में जो उस हक को कानून के खिलाफ जाता है
तो वो देश की व्यवस्था के खिलाफ जाता है, और देश की व्यवस्था के खिलाफ जाता है तो वो देश की सुरक्षा के खिलाफ जाता है, और जो देश की सुरक्षा पर आहत पहुंचाए, फिर वो कितने नंबर में है ये मैटर नहीं करता है। अगर मैं देश के लिए असुरक्षा का कारण हो जाऊं, तो मैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे पर मुझे सबसे पहले गोली मार देना। आप सीधे सीधे साफ शब्दों में ये कहिए ना कि हमारे यहाँ जो भी सड़कें रोक रहे हैं या व्यवस्था में व्यवधान डाल रहे हैं, और वो व्यवस्था या वो सड़कें रोकने से राष्ट्र खतरे में है, उनके लिए एक ही जवाब है, शूटेड साइड ऑर्डर होना चाहिए। इसमें कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए कि खुशामदें करें कि उठ जाओ, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, फिर आज उठेंगे कल उठेंगे। अगर देश के बॉर्डर एरियाज में कल इसी तरह से लोग बैठने लगे और आर्मी का मूवमेंट रुक गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या से उन्हें, तो आप कहते हैं कि उनको सीधे तौर पे शूट करना चाहिए। इसमें लोकतंत्र और ये तमाम जो जुमलेबाजी है, इससे देश नहीं बचेगा। और ये गंदे तत्व, ऐसे गंदे तत्व कृपया राष्ट्रीय झंडा का इस तरह से गलत इस्तेमाल ना करें। अब आपको मैं विडंबना देखिए, लुक एट द आयरनी, लुक एट द आयरनी कि शर्जील इमाम शाहीन बाग से वो भारत के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी हलाल की बात कर रहा है। हाँ, चिकन नेक की बात कर रहा है, चिकन नेक की, हलाल की बात कर रहा है वो। और लोग वो इंटेलेक्चुअल है, वो राष्ट्रीय झंडा भी है, और वो राष्ट्रीय झंडे लोग फहरा रहे हैं, और अंबेडकर की तस्वीर भी ले रहे हैं लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और राष्ट्रीय झंडा, ये क्या है? ये तो आप समझ जाइए कि मेरी अगर आप जो उसके अंदाज से आप पता लगा सकते हैं, झंडों के इस्तेमाल के अंदाज से, कि ये नेशनलिस्ट लोग हैं या एंटी नेशनल लोग हैं।